नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन बंगाल का खाका तैयार हो चुका है। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली का आगाज होगा। सियासी कहावत है कि जिसका ब्रिगेड परेड उसका बंगाल। बीजेपी इसी कहावत को सच साबित करने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटी है। दावा है कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री की महारैली में 10 लाख लोग जुटेंगे और पीएम मोदी बंगाल के 23 जिलों में इसी तरह की कुल 20 रैलियां करेंगे। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने मालदा में ममता सरकार को ललकारा। योगी ने यूपी की पिछली समाजवादी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का जो हश्र हुआ, वही हश्र बंगाल की ममता सरकार का होगा। ऐसे सरगर्म माहौल में बीजेपी की काट के तौर पर विरोधी पार्टियां मुसलमान वोटों को लुभाने में जी जान से लगी हुई हैं। बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। जोगी जी सबसे बड़ा एक तो सांप्रदायिक बीजेपी का नेता है। वो एक कानफट्टा संप्रदाय का साधु है, तो उनका जो मंतव्य है, टिप्पणी है, बराबरी सांप्रदायिक होता है। उन्होंने आज बोला है कि वो गो हत्या बंद करेंगे। ये तो उनको ख्वाब है कि पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आने से ये सब करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री का मेगा प्लान बंगाल के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ये बता दें। 7 मार्च को उनकी बड़ी चुनावी रैली होनी है। ये चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की पहली रैली है। 20 जगहों पर ये रैली होगी और प्रयास रही यही कि इन 20 रैलियों के बदौलत जो तमाम जिले हैं बंगाल के, वहां पर वोटर्स को साधा जा सके। ये 20 रैलियों का प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्लान। हालांकि इसमें असम में भी प्रधानमंत्री की 6 रैलियां होंगी। 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, तो बंगाल और असम की ये स्थितियां हमने आपको दिखाई। 7 मार्च को कोलकाता से प्रधानमंत्री पीएम अपने इस अभियान का आगाज कर रहे हैं। बड़ी भीड़ जुटने के इसमें आसार है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर जबरदस्त तैयारियों में अभी से वहां पर स्थानीय बीजेपी नेता जुट गए हैं। कोलकाता रैली में 10 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली में सौरव गांगुली के भी शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो फिल्म, जो बंगाल का एक प्रबुद्ध वर्ग है जिसमें कई फिल्म स्टार्स भी शामिल हैं, उनको बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल कराया गया है। इस बीच कल योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली हुई जिसमें उन्होंने चुन चुनकर ममता सरकार पर हमले किए और बीजेपी केंद्र में जो उपलब्धियां बीजेपी ने हासिल की हैं, उन्हें लेकर बंगाल का भी अपने प्लान का उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक लगाई गई। जय श्री राम के नारे को लेकर उन्होंने ये तंज वहां पर ममता सरकार पर कसा। तो तमाम वो मुद्दे जो हिंदुत्व को छूते हैं, उनको सीधे मंच से जाहिर करके योगी आदित्यनाथ ने भी ये तय कर दिया कि आगे जब चुनावी मुद्दों की चर्चा होगी, जनता के बीच जाएंगे, तो प्लान यहां पर क्रिस्टल क्लियर है। भारत में राम के बगैर कोई नहीं रह सकता, कोई काम नहीं हो सकता। और उदाहरण दिया अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में पिछली समाजवादी सरकार का। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, एक बार ये सुनिए। जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था, या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहां की सरकार ने मुहर्रम की जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पड़ने देंगे। और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे, लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं, पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है।
तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ गुरु प्रकाश आ गए हैं और टीएमसी से इस वक्त मौजूद हैं रिजू दत्ता हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, शुरुआत आपके साथ ही 2016 में जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहे थे और 2014 में आपकी सरकार केंद्र में आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो चरम पर थी उस समय, द हाईएस्ट पीक। लेकिन 10 के करीब या उससे कुछ ज्यादा रैलियां बंगाल में उस समय हुई, लेकिन सीटें आपको मिली थी सिर्फ 3। इस बार 20 रैलियों से क्या होगा? मीनाक्षी जी, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा लगता है कि आप देखना भूल गई या बताना भूल गई। उसमें हमें 40% वोट मिला था, पश्चिम बंगाल की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था और पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमारे 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भेजे थे। पहली बात, हमारा और टीएमसी का वोट प्रतिशत का अंतर मात्र 4% का था। हमारा 40% था, उनका 44% था। और अभी जब हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता वहां पश्चिम बंगाल में जमीन पे काम कर रहे हैं, अपना एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस वहां प्रपोज कर रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, तो हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चयन को क्या एक चश्मे से देखा जा सकता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चयन को क्या एक चश्मे से देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, नहीं मीनाक्षी जी, हम लोग व्यक्ति नहीं विचार, चित्र नहीं चरित्र, इस पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे यहाँ काबिल नेताओं की कमी नहीं है। जब मौका आएगा हम लोग प्रपोज करेंगे। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि हम लोग महाराष्ट्र के चुनाव में गए थे, कोई सीएम कैंडिडेट था क्या? नहीं था। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे, कोई सीएम कैंडिडेट था क्या? नहीं था। लेकिन आज स्थिति देखिए, काफी बेहतर है उन स्टेटों में जहां हम लोग का शासन प्रशासन रहा है। कोई भी सामाजिक आर्थिक आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, स्कूल हो, एडुकेशन हो, हेल्थ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में जो पूरा कोरोना का कालांश निकला है, उसमें जहां जहां भी मीनाक्षी जी छोटे बड़े चुनाव हुए हैं, जनता का अपार समर्थन हम लोग को प्राप्त हुआ है। अभी गुजरात के स्थानीय चुनाव हुए हैं, अभी भी रिजल्ट आ ही रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि भरपूर आशीर्वाद, लोगों ने हमारे मॉडल को एक्सेप्ट किया है और आशीर्वाद दिया है। ठीक है रिजू दत्ता, सीधा दावा उनका ये कि हमारे ऊपर जनता भरोसा कर रही है और अलग अलग चुनावों में वो जीत के तौर पर दिखाई भी दे रहा है आशीर्वाद। लेकिन उनके पास जो एक बड़ी फौज नेताओं की है जो जमीन पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, लग तो ये रहा है कि ममता बनर्जी चौतरफा गिर गई हैं। उनके पास क्या काट है प्रधानमंत्री के इस मेगा प्लान की? देखिए मीनाक्षी जी, आपको ना बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी का 20 रैली का कार्यक्रम है बंगाल इलेक्शंस में। वो 20 क्या, वो 50 रैली करे। अब यहाँ पर मुद्दा सिर्फ बंगाल इलेक्शंस का नहीं है, ये आप एक तरह से देश का इलेक्शन भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और उन्होंने जो अपना बीजेपी का पूरा काफिला अभी बंगाल इलेक्शंस में वो लोग नजर जमा के बैठे हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी हार जाती है तो उनका रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा और 2024 में ममता बनर्जी मोदी जी के खिलाफ एक ऑपोजिशन का चेहरा उभर के सामने आने वाला है। तो ये बहुत अहम इलेक्शन है। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, उनका जो 7 तारीख का रैली है जिसमें आप लोग बोल रहे हैं 10 लाख लोग आएंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा बिहार और झारखंड का 9 तारीख का सेंसस ले लीजिएगा और फिर 10 तारीख का भी सेंसस ले लीजिएगा। आधा तो बिहार और झारखंड से लोग लाके ये लोग रैली में भर्ती करते हैं। और रहा बात जन समर्थन का, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इनके परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो गई है। इनका इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी अभी तक कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। इनको ड्रॉप बॉक्स लेके लोगों के पास जाना पड़ रहा है। तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, किस मुद्दे पे बात करेंगे? और कल आए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं एकदम क्लियरली आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस का जो अभी आईएसएफ का जो प्रमुख है अब्बास सिद्दीकी, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नहीं, ये जो लोग योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पर वो तमाम मुद्दे और वो उनके बयान के कोट्स है वो भी दिखा रहे हैं जो उन्होंने कल बोला है। रिजू दत्ता, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर थे तो उन्होंने उन बातों का जिक्र किया जिससे वो वोटर की भावनाओं को छूते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है पास्ट में भी? सवाल ये है कि आपके पास इसकी काट क्या है? मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगना तो तय है अब। देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ और अब्बास सिद्दीकी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कट्टरता, धर्म के नाम पे कट्टरता की राजनीति ना कभी बंगाल में हुआ है ना कभी होगा। जिनके यूपी में कल एक हथरास का घटना हुआ है, तो आपको सबको पता है, बच्ची को छेड़छाड़ करने के चक्कर में उसके पापा को ही गोली मार दिया गया, जिनके खुद की जगह में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। रेप कैपिटल बन गया इस देश का, और जहां पर गौ माता के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, वो आप यहाँ पर
प्रकाश जी, इस पर फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। कल योगी आदित्यनाथ जब वहां मंच पर मौजूद थे मालदा में रैली में, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने जो दिखाया वो मॉडल हम बंगाल में लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि अपराधियों के गले में तख्ती लिखी हुई दिखाई देगी। लेकिन सवाल तो ये कि हाथरस में जो होता है, हाथरस में जिस तरह से बच्ची चीख चीख कर अपने लिए इंसाफ की मांग करती है, उसी दिन योगी आदित्यनाथ वहां ये बयान देते हैं। जनता कैसे भरोसा करेगी? नहीं, देखिए, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। आप निश्चिंत रहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन मीनाक्षी जी, हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। लेकिन गुरुप्रकाश जी, सवाल कार्रवाई का और रासुका लगाने का नहीं है। नहीं, सवाल गुरुप्रकाश जी, सवाल कार्रवाई और रासुका का सिर्फ नहीं है। सवाल ये भी है कि अपराधियों के मन में वो भय क्यों नहीं है? जिस बात का जिक्र बंगाल में रैली से हो रहा है, उस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश की जमीन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप क्राइम का डेटा, क्राइम आप रिजू भाई बीच में बोलेंगे तो बहस कर लेंगे हम लोग। लेकिन देखिए, अगर आप क्राइम डेटा की बात करें, पश्चिम बंगाल में तो ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने एनसीआरबी के साथ आंकड़ा तक शेयर नहीं किया। जो पिछला आंकड़ा उन्होंने शेयर किया था तो मानव तस्करी में ये लोग टॉप करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ये लोग टॉप करते हैं। इसका जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पश्चिम बंगाल की जनसंख्या का मूल्यांकन करके देख लीजिए आप। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। योगी जी ने सुनिश्चित किया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हो या किसी पार्टी के नेता हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौस्तुभ बागची भी आ गए हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक बार रिजू दत्ता, आप जवाब दे दीजिए इस बात का। बंगाल में भी बेटियों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं वो उसकी शिकायत कर रहे हैं। एनसीआरबी के साथ आपने डेटा शेयर नहीं किया अपराध का। देखिए, मैं अपने दोस्त गुरु प्रकाश और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी डेटा 2019 के हिसाब से कलकत्ता औरतों के लिए सबसे सेफ सिटी है। और उन्होंने यूपी और बंगाल का जो कंपैरिजन किया, वो एनसीआरबी डेटा 2019 कहता है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, औरतों के अगेंस्ट गुनाह में यूपी 56%, बंगाल 2014 से 21% घट गया है। और दलित और निचले समाज के लोगों के खिलाफ यूपी क्राइम परसेंट 32%, वेस्ट बंगाल 1.5%। तो पहले अपना घर संभालिए, फिर बंगाल में। ये जो योगी आदित्यनाथ जी है, ये एक नंबर के पाखंडी आदमी जो सिर्फ झूठ बोलना जानते और कुछ नहीं करना जानते। यहाँ पर आके झूठ बोल रहे, पहले अपना घर संभालिए। आप अपने शब्दों का नहीं, ठीक है, हम शब्दों की मर्यादा का यहाँ पर ख्याल रखेंगे। ठीक है, नहीं, हम संयम के साथ बात करेंगे। राष्ट्रीय चैनल पर हम सब बैठे हैं, लोग घर में बैठकर हमें सुन रहे हैं। नहीं, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रिजू दत्ता, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। हम शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। हम जिसके बारे में बात करेंगे पूरे गंभीरता और संयम के साथ बात करेंगे। ये मेरी अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, ठीक है? हमारे साथ इस वक्त कौस्तुभ बागची भी आ गए हैं, हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी आ गए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के जानकार हैं, और जयंत घोषाल जी भी हमारे साथ आ गए हैं। कौस्तुभ जी, शुरुआत अब मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आप थोड़ा देर से जुड़े पैनल पर, लेकिन देखिए जो बात यहाँ पर हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 20 रैलियां करने वाले हैं। ममता बनर्जी एक टफ फाइट जो है बीजेपी को देती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है। आपके नेता क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? प्रियंका गांधी असम में है, राहुल गांधी दक्षिण भारत में है, बंगाल कौन आएगा? बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी जैसे हमारे ऑल इंडिया लीडर है, हमारे अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश कांग्रेस जो अध्यक्ष है, वो भी ऑल इंडिया पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड है और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी है। तो सुन लीजिए, मोदी साहब यहाँ पे 20 रैली करे या 200 रैली करे, हम तो बस एक ही चीज कहेंगे कि 2014 साल में जब वो पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले एक स्लोगन उठा था कि महंगाई पे पड़ेगी मार, अब की बार मोदी सरकार। तो तब ये बातचीत को लेके अभी सब उनको माफी मांगना चाहिए जनता से, तो उसी के लिए शायद आ रहे होंगे। ये तो पेट्रोलियम प्राइसेस पर पड़ेगी मार, अब की बार मोदी सरकार, शायद उसी के लिए आ रहे हैं, माफी मांगने के लिए आ रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस 100 को टच कर गया। हम लोग जो कह रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि 2019 में बीजेपी को यहाँ से बहुत भारी बहुमत मिला था। ऐसा है, पश्चिम बंगाल में लोग ये सोचे होंगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के बहुत सारे चोरों चक्के यहाँ पे घूमते रहते हैं, उनको शायद जेल में उसका जगह होना चाहिए था। तो इसी आशा से मतलब बीजेपी को यहाँ पे थोड़ी सीटें मिली थी, ये है सही बात। लेकिन उससे पहले आप 2016 में जब आप देखेंगे, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा की जो बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा की बात हो रही थी, तब उस वक्त बीजेपी को मिला था मात्र 3 एमएलए सीट। तो 2019 में ऐसा हुआ था कि सभी को लगा कि बहुत सारे चोरों चक्की यहाँ पे तृणमूल के घूमते रहते हैं। लेकिन कौस्तुभ जी देखिए, यही तो गुरु प्रकाश कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि बेशक विधानसभा में 3 मिली, लेकिन लोकसभा में जो हमने दिखाया, कम से कम वहां से हमने ये साबित कर दिया कि बंगाल में मुख्य विपक्ष अब बीजेपी है। उस ताकत को उन्होंने वहां जमीन पर झोंका है। बाकी दल कहां है?
तो मालदा में कल अपनी पहली चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर खड़े होकर ममता बनर्जी पर चुन चुन के हमले किए, लेकिन उनके इन बयानों में जो मुद्दे थे उन्हें सुनिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। यह आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मित्रों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सबके संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? यह हिंसा सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार है। तो किन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनावी बयान दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग नेताओं की रैलियों में मंच से इस वक्त जाहिर है। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुरु प्रकाश जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास पुरुष की छवि है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं मुद्दे और चुनावी बयान जिन टॉपिक्स पर सेंटर्ड हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, सीए, एनआरसी, दुर्गा पूजा, जय श्री राम, गौ तस्करी, ऐसा क्यों? क्यों रोजगार की बात, क्यों विकास की बात, क्यों जनता की भलाई की बात बयानों में नहीं दिखाई देती है? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक पक्ष है जो आपने देखा है, और दूसरा पक्ष जो मीडिया के लोगों ने ही कहा है कि मोदी मैजिक। आप लोग को मोदी मैजिक दिखता है, मोदी मेहनत नहीं दिखती है। पिछले 6 वर्षों में किस प्रकार 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है, ये भी देखना चाहिए। 42 करोड़ लोग जो अब तक फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी के वजह से उनका बैंक अकाउंट नहीं खुला था, उनका बैंक अकाउंट खुला है। 20 करोड़ लोग मुद्रा से लाभान्वित हुए हैं। ये एक पक्ष है, ये भी देखना चाहिए। और जो मेरे विपक्ष के मित्र यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी आत्ममंथन करिए। बड़ा ही विचित्र स्थिति हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट केरल में लड़ती है आपस में। ये अच्छी बात है कि आप इन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये उपलब्धियां चुनावी बयान में क्यों नहीं दिखती? मेरा सवाल ये था। मीनाक्षी जी देखिए, यही तो दिक्कत है। मीनाक्षी जी देखिए, मीनाक्षी जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। वो राजनीतिक बयानबाजी नहीं की क्या? वो उन्होंने रैली में नहीं बोला था क्या? तो वो भी देखना चाहिए। बहुत सारे नेता बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, विकास को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। किसान सम्मान निधि नहीं पहुंची, ये भी लोगों ने उठाया है। तो समग्रता में देखने की आवश्यकता है। आप सिलेक्टिवली किसी एक सांस्कृतिक मुद्दों को उठाएंगे। सांस्कृतिक मुद्दे हमारे हृदय करीब हैं, अब क्यों ना उनकी बात करें। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना था, वहां 30% हिंदू थे, अब मात्र 2% हिंदू रह गए। तो अगर उनको सुरक्षा कवच देने का हम लोग प्रयास करें तो चर्चा उसकी भी होनी चाहिए, चर्चा विकास की भी होनी चाहिए, चर्चा मुद्रा की होनी चाहिए, चर्चा जनधन की भी होनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मेरा आपसे रिजू दत्ता, आपसे सवाल मेरा ये, 2016 में जब आपकी सरकार आई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हटकर, उस समय बड़ा उछला था नारा जो कॉइन हुआ था, ठंडा माथा कूल कूल फिर आएगा तृणमूल। आप लोगों का ही नारा था। इस बार क्या हो गया ममता बनर्जी को? क्यों बार बार टेम्पर लूज कर रही है वो? क्यों इतने नफरत भरे बयान, इतनी कटुता दिखाई दे रही है? देखिए, बात ये है, इस बार का नारा हम लोग का ये है कि बंगाल इंजे मेके चाय, माने बांग्ला निजे, मतलब बंगाल अपनी बेटी ही चाहते हैं, क्योंकि यही वो बंगाल की बेटी है जिसने फ्री हेल्थ केयर, फ्री राशन, फ्री एजुकेशन और फ्री 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया। मेरे मित्र ने बोला बीजेपी का कि उजाला, अरे उजाला में आपने इतनी उजाला की है कि 6 महीने में गैस का दाम 225 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गया है। उन्होंने कहा नौकरी दिया, अरे नौकरी तो बेरोजगारी यहां पर चला गया कि 45 साल में भारत ने इतना बेरोजगारी नहीं देखा है। और मैं आपको 3 अहम चीजें बता देना चाहता हूँ। आपको पता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों को जो है रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है। कल उन्होंने कहा रैली से।
अरे बाप रे बाप, फिर आप उनका नाम ले लिए। सुनिए मीनाक्षी जी, हम जो बंगाल से है ना, हमारे यहाँ पर बाबा लोकनाथ, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु को हम लोग योगी बोलते हैं। बट एक आदमी जिसके नाम पे 16 क्रिमिनल केस था, वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के, भगवा ओढ़ के अब योगी बन गए हैं। तो इनको भी, अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलेंगे, रोक लगाएंगे, गुरु प्रकाश आग बबूला हो जाएंगे। तो इनको भी अभी हम लोगों को सुनना पड़ रहा है। यही देश का माहौल बना दिया है बीजेपी। उनके नाम पे 16 केसेस थे। और मैं आपको 2 आंकड़े बता देता हूं, 56,000 सीएम एप्लीकेशन, कैंडिडेट एप्लीकेशन जमा पड़ा है बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर में। थोड़ा पता कर लीजिएगा, एक सीट के लिए 56,000 एप्लीकेशन जमा पड़ा है बंगाल में। और दूसरा चीज, इन्होंने कहा मोदी मैजिक। अगर मोदी मैजिक और मोदी जी का नाम इतना ही बंगाल में चलता तो मोदी जी को बार बार सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती के पास दौड़ के जाना नहीं पड़ता। लेकिन ममता बनर्जी ने भी तो ये किया था ना, जिस समय वो कैंपेनिंग कर रही थी, उन्होंने भी तो बड़ी संख्या में जो है ऐसे फिल्म स्टार्स को और इन लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई थी। नुसरत जहां मिमी चक्रवर्ती आपकी पार्टी से ही सांसद है ना? ठीक है, विशाल मिश्रा जी चर्चा में आइए। विशाल मिश्रा जी, बंगाल की जमीन बीजेपी के लिए इस वक्त इतनी नाक का सवाल और इतना बड़ा युद्ध इसलिए भी है क्योंकि हिंदुत्व का जो विचार वहां से निकला, आज वहीं पर अपनी सरकार नहीं है। ये उनका लक्ष्य है कि वहां पर कम से कम अपनी मौजूदगी के सत्ता में आकर दर्ज कराई जाए। इस लड़ाई के कितने करीब हैं, जीत के कितने करीब हैं विशाल मिश्रा जी? ठीक है, एक बार वो जवाब दें, वो बहुत देर से चुप बैठे। ठीक है विशाल मिश्रा जी। देखिए मीनाक्षी जी, ये बात बिल्कुल सही है। बंगाल जो हमारी सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था, जहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, जहाँ से राजा राम मोहन राय जी ने अपनी बातें कही, स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों का मार्गदर्शन किया, अरविंदो घोष जी की धरती रही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि रही, तो आज उस बंगाल की स्थिति क्या बन गई है, जहाँ से हमारा वंदे मातरम का नारा निकला। आज आप देखिए, और जिन लोगों ने उनको मूर्त रूप दिया, आज उनकी भी जो विरासत है उसकी क्या स्थिति हो गई है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि देखिए, हमें अपने अतीत, हमें अपनी संस्कृति और हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को भूलेगा, उसको इतिहास और संस्कृति भुला देगी। आज बंगाल में यही हुआ है। इसलिए बंगाल में सबसे पहला काम है कि बंगाल में सांस्कृतिक चेतना जो हमारी थी, उसकी अस्मिता, उसके अस्तित्व को दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बंगाल में अराजकता, द्वेष, भ्रष्टाचार, रक्त रंजित हिंसा की राजनीति जो वामपंथी आतंकवाद ने जन्म दिया था, उसको टीएमसी ने कैरी ऑन किया, उसको समाप्त किया जाए। और अगली बात, जो ये वंशवाद की परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी इस वंशवाद की परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है, विकास की बात करती है। देखिए क्या नारा है उनका, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप हमें एक भी योजना का नाम बता दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन को अलग करके बात की गई हो। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। और अगली बात, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा अपने कांग्रेस से कि आप तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। एक मुस्लिम वर्ग के वोट को साधने के लिए कांग्रेस का आसाम, कांग्रेस का लेफ्ट का वो गठबंधन होता है और आईएसएफ बन रहा है, किसके वोट को साधने की बात की जा रही है। आप इनका जरा जनाधार तो देखिए। इसके पिछले के चुनाव में लोकसभा में 8.68 से कांग्रेस खिसक के 2.68 पर रह गई। बड़ा सवाल यहाँ पे विशाल मिश्रा उठा रहे हैं। और कौस्तुभ जी, जो ये सवाल विशाल मिश्रा जी उठा रहे हैं, ये सवाल उठाने वाले सिर्फ विशाल मिश्रा नहीं है। एक सेकेंड कौस्तुभ जी, ये सवाल सिर्फ विशाल मिश्रा नहीं उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के आनंद शर्मा उठा चुके हैं। आप छोड़िए ना, मैं मुद्दों पे बात करते हैं अभी। अब सुन, आप मुद्दे की बात करिए। नहीं, आपके ऊपर जो आरोप है उस आरोप से क्यों भाग रहे हैं? आप अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। कांग्रेस जी, आपकी पार्टी के ऊपर जो आरोप है उससे क्यों भाग रहे हैं ना, उसका जवाब पहले दीजिए। नेता बदरुद्दीन अजमल है, जिनके खिलाफ एनआईए की जांच चल रही है, टेरर फंडिंग के साथ उनकी सरकार आप बनाते हैं। ठीक है विशाल जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। कौस्तुभ जी, अलायंस पर जवाब दीजिए, गठबंधन पर। ठीक है, बोलिए कौस्तुभ जी। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की जो अभी सांस्कृतिक जो चेतना के बहुत सारी बातें की गई, तो इसमें आपको एक चीज नजर आएगा कि पश्चिम बंगाल में कभी भी इतना, पश्चिम बंगाल तो इतना कल्चरली बहुत रिच है और इसी वजह से बीजेपी को कभी भी जगह नहीं मिला पश्चिम बंगाल में। 2019 में बीजेपी को 18 सीट मिला। ये क्यों है? मैं जो पहली बात जो कहना चाहता था कि तृणमूल में बहुत जनाधार को देखिए, 2% पे खिसक कर रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि इनकी जगह नहीं है। ठीक है, जिन्होंने स्पेक्टेकुलर। विशाल जी, वो कंप्लीट करने, फिर मैं लौटूंगी। एक सेकंड, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, वो आवाज कट रही है। फिर बोलिए विशाल जी। कौस्तुभ जी बोलिए, कौस्तुभ बोलेंगे अभी। मैं कह रहा हूं
कि जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें जो कल्चरली बीजेपी को कभी जगह ही नहीं मिला। अभी 2019 में चलते यहाँ पे 18 सीट बीजेपी को इसलिए मिला कि तृणमूल में बहुत सारे चोर और चक्को जिसको जेल में जाना चाहिए था वो अभी जाके बीजेपी में शामिल हो रहे। ये तो तृणमूल और बीजेपी का एक बना बनाया खेल है। पश्चिम बंगाल में एक पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, चलिए दोनों मिलकर करते हैं, जो डेवलपमेंटल कोई नहीं बात करता। आपको भी तो मुस्लिम वोटों की फिक्र है ना, तो आपका भी तो अलायंस, यही तो सवाल था कौस्तुभ जी, आपको भी तो मुस्लिम वोटों की फिक्र है, आपका भी तो जो अलायंस है उसी पर आपकी पार्टी के भीतर के लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन रिजू दत्ता, एक बड़ा सवाल जो है कौस्तुभ जी ने उठाया जिसमें यह है आपके पार्टी के अंदर के टूट। कल तो जितेंद्र तिवारी भी पार्टी छोड़कर चले गए, अभी कल परसों तक वो पैनल पर बैठ रहे थे टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या आपके नेताओं को लगने लग गया है कि टीएमसी डूबता जहाज है? देखिए, जिनको जब समुद्र में चलता है ना तो सबको मजा आता है, पर जब वो तूफान में फंस जाता है, क्योंकि ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन है जहां पर बीजेपी ने अपना पूरा काफिला उतार दिया, तो जब जहाज थोड़ा ऐसे टाल मटोल करते हैं ना, तो जहाज से पहले जो लोग कूदते हैं वो लोग जहाज के कैप्टन नहीं होते, वो जहाज में रहने वाले जो क्या कहते हैं, रैट्स होते हैं, रैट्स पहले पानी में कूदते हैं। तो देखिए, जब इतने बड़े इलेक्शन में बहुत नेता आएंगे, बहुत नेता जाएंगे, मैटर कौन करता है? बंगाल की जनता, और मैटर करते हैं हमारे बूथ लेवल के जो कर्मी। वो दीदी के साथ है, वो दीदी के साथ रहेंगे, कौन आया कौन गया क्या मतलब है। पर मैं विशाल जी को बस एक चीज कहना चाहता हूँ। विशाल जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग वंशवाद के खिलाफ है, तो मैं विशाल जी, आप अगर वंशवाद के खिलाफ है बीजेपी, तो किरण रिजिजू, पूनम महाजन, धर्मेंद्र प्रधान, विजय गोयल, जय शाह, ये लोग कौन है? ये लोग वंशवाद का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, और घोषाल बाबू, ठीक है, आपने रिजू दत्ता अपना पॉइंट रखा, ठीक है, मुझे घोषाल बाबू से एक कमेंट लेना है अब। जयंत घोषाल, देखिए बड़ा सवाल ये है जो जितेंद्र तिवारी को लेकर मैंने सवाल पूछा कि क्या टीएमसी में इस तरह की भावना वहां के नेताओं के अंदर जाने लगी है कि चुनाव बाद अगर बीजेपी का भविष्य है तो पहले ही पाला बदल लिया जाए, वरना बाद में संकट हो सकता है। क्या वजह है इस तरह की सेंध जो टीएमसी में लग रही है? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं है। जैसे जितेंद्र जी के इशू जो है ना, वो थोड़ा जितेंद्र जी स्पेसिफिक भी है, क्योंकि जितेंद्र जी के खिलाफ भी कुछ केसेस भी है। और आपको पता है कि बाबुल सुप्रियो ने खुद, वहां के जो एमपी है, वो खुद कितना रिएक्ट किए थे जितेंद्र जी को बीजेपी में लाने के बारे में। उन्होंने शिकायत किए थे कि जितेंद्र जी के बारे में जो भ्रष्टाचार का आरोप है, बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है, जितेंद्र जी आप जो बोल रहे हैं सही बात है, कुछ लोगों को लग रहा है, एक तो है कि कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, और उनको पता चल गया है कि टिकट नहीं मिलेगा, तो वो ऑलरेडी बीजेपी में जाके टिकट मांग रहे हैं, और कैलाश जी कह रहे हैं कि हम सबको टिकट नहीं दे सकते, ये तृणमूल का बी टीम बन जा रहा है। तो ये जो इश्यूज है, इसमें और एक इशू है कि जो लोग जाते हैं, वो लोग, कुछ लोग जैसे जहाज के बारे में बोले हैं कि कुछ चूहा चले जाते हैं, कुछ, मैं मानता हूं एक मंथन हो रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है। लेकिन इसमें और एक चीज है कि जो लोग मतलब आज के दिन में चेंज करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो 1% 2% होती है। लेकिन मेन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके जो कमिटमेंट है ना, ये भी एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण भी पश्चिम बंगाल में बहुत है, सिर्फ धर्म का नहीं, राजनीति में भी दो जर्सी है। जिस बात का जिक्र घोषाल बाबू भी यहाँ पर कर रहे हैं कि सत्ता की लड़ाई ऐसी है कि जिसमें विचारधाराओं से भी समझौता हो रहा है, और उसके उदाहरण बंगाल की धरती से एक के बाद एक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अब प्रधानमंत्री का यह बड़ा कैंपेन, 20 रैलियां पश्चिम बंगाल में होने वाली हैं। हमारे वक्त एक ब्रेक का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। भाई साहब कितना हुआ? सर 120। 120 हारा, 120 लगनी चाहिए। और भी लोगों से पूछते हैं कहां गए सबके सब। भाई साहब कौन है आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप जरूर को जानते हैं। सर मैं पांडे, आपका कैमरामैन। अब रोज से हम गलती करते हैं। गलती तो हुई है, गलती में कौन कौन से लोग शामिल हैं सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। मैडम, ये जो हो रहा है इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अब इस में कितने राज छुपे हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे रात 8:30 बजे। देखते रहिए। सरेआम बज रहा है सच का बैंड। हाँ मैडम, ये सच का बैंड बजाते हैं, और आज तक वाले इनका। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा। आज तक सबसे तेज।